हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी। और ज्योग्राफी की सीरीज यानी कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी और इसमें हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी जो है कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग चैप्टर 8 की आज जो है हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। देखिए, इसका मतलब पहले समझिए। देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या है। देखिए, जब यहाँ पे अगर बात हो रही है किस चीज की, कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट किस तरीके से जो है इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि एक ह्यूमन और एक इन्वायरमेंट, जो भी हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में हमारे पेड़ पौधे होंगे, उस इन्वायरमेंट में हमारे पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, नदियां होगी। ठीक है, सारी चीजें कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और ह्यूमन जब इंटरेक्ट करता है तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस कुछ लेके आता है। एक ह्यूमन जब इन्वायरमेंट के साथ अपनी जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसमें अगर रहता है तो उसमें धीरे धीरे क्या करता है, चेंजेस लेके आता है। वो उनकी एक्टिविटीज पे डिपेंड होती है। ठीक है, और वो चेंजेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, किन चीजों को इम्पैक्ट करती है, अलग अलग चीजों को। जैसे कि यहाँ इन्वायरमेंट में आपके जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, चाहे हमारी सॉइल होगी, चाहे हमारे इन्वायरमेंट हो गया, चाहे हमारी एयर होगी, चाहे हमारी वाटर हो गया, इन सबको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस तरीके से एक मनुष्य और एक इन्वायरमेंट जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट बने हुए हैं। और कहाँ की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रॉपिकल रीजन की। अब ट्रॉपिकल रीजन कौन सी है, सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सी है, इसको जरा मैं बता दूं। देखिए, ट्रॉपिकल रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए आपका अर्थ है। अर्थ में ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री और नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ अगर बढ़ेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगी। उसके बाद ऊपर में 66.5 और 66.5 साउथ में आपका क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन की जो है, यहाँ पे इनके आसपास की जो है एरिया है, इनकी बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इनमें जैसे कि हमारे ब्राजील का एरिया आता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ब्राजील आ गया आपके, क्या नाम है, इंडिया इंडिया का जो पोर्शन है, इंडिया का बहुत सारे पोर्शन यहाँ पे, जैसे गंगा रिवर सिस्टम वगैरह हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो बात करते हैं इनके टॉपिक में क्या क्या चीज दे रखे हैं, आपको जरा समझाते हैं। देखिए, रेणुका वाज एक्साइटेड। रेणुका यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसके जो अंकल थे, श्रीकांत अंकल, वो कहीं ना कहीं काफी 4 महीने के गैप के बाद घर आए थे। ठीक है, घर आए थे तो ही वॉज ए वाइल्ड फोटोग्राफर, एक वाइल्ड फोटोग्राफर है, और वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे घूमते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अलग अलग जगह पे घूमते हैं तो अलग अलग जगह के फोटो वगैरह है उनके पास होगी। तो रेणुका को इन वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट वगैरह की चीजों को देख के वो बचपन से ही क्या थी, इस पे शौकीन थी और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो जब उसके अंकल ने उसको इंट्रोड्यूस कराया अपनी बुक से, तो नेचर के बारे में जो पिक्चर्स थे, जिसमें कि डिस्टेंस लैंड थे, लोग थे, जहाँ उन उन जगह पे जो लोग रहते थे, वो कहीं ना कहीं उसको काफी ज्यादा लुभावने लगे, यानी कि बहुत ज्यादा उसको फैसिनेटेड किया। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो पिक्चर्स है रेणुका में, तो यहाँ पे वो अलग अलग तरह के, अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट के जो लोग हैं कहीं ना कहीं दिखा रखे हैं। ठीक है, कुछ जो है ड्राई डिजर्ट में रहते हैं, कुछ जो है बिल्कुल ही फ्रोजन लैंड की तरफ रहते हैं, कुछ जो है हॉट वेट वेट रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, जहाँ पे मतलब बरसात वगैरह जो है, गर्मियों के टाइम पे बरसात वगैरह होती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, तो ये रेणुका कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करती है। तो उसे लगता है कि भाई दे में लुक डिफरेंट, ये सारे अलग है, बट ये अपना जो बेसिक नीड है, जिसको हम लोग कहते हैं फूड, क्लॉथ और शेल्टर जो है, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी कि ये बेसिक नीड जो है एक साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसा उनके अंकल जो है भी बता रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं वो भी सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, प्ले गेम्स, कभी लड़ते हैं और कभी एक साथ एकजुट हो जाते हैं, कभी गाना गाते हैं, डांस करते हैं और अपनी फैमिलीज के भी हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे रेणुका अपने फैमिली के साथ करती है, वैसे नॉर्मली लोग भी आपस में करते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं एक साथ जो है नेचर में क्लोजर होके रहते हैं। और शुरुआती से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं नेचर से ही बहुत सारी चीजें उनको सीखने को जो है उनको मिलता है। जैसे कि वो क्या सीखते हैं, मछलियों को किस तरह से पकड़ा जाए, कैसे मटेरियल को फॉरेस्ट से कलेक्ट किया जाए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। और इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग इन 3 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अलग अलग रीजन में किस तरीके से लाइफ होती है, एक इंसान की जीवन होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेजोन बेसिन की। अमेजोन बेसिन आपके कहाँ है, जो अमेजन का एरिया है ये मान लीजिए आपका अर्थ है, तो अर्थ के जो इस तरफ है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका अमेजोन फॉरेस्ट है। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट है, इतने एरिया में जो है आपका अमेजोन फॉरेस्ट, ये इतना क्या पूरा ये एरिया मान लीजिए अमेजोन फॉरेस्ट की तरफ है। तो इसका बेसिन जो होता है, फॉरेस्ट तो छोटा होगा तो बेसिन क्या होता है उससे ज्यादा बड़ा होता है। तो ये पूरा बेसिन जो है अमेजोन बेसिन कहलाता है। आपके इधर आपका क्या आता है, अफ्रीका आता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके अफ्रीका आता है। ठीक है, वहीं पे आप देखोगे इस तरफ इंडिया आएगा, फिर इधर अमेरिका है, ये आपका यूरोप है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट बंटे हुए हैं। ठीक है, अगर हम शुरुआती से पढ़ने से पहले, अमेजोन बेसिन के बारे में जानने से पहले हम इसको मैप को देखते हैं। ये देख सकते हैं आप इसके मैप, काफी अच्छा मैप जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। ये पूरा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं अमेजोन बेसिन को ही दिखाता है। यहाँ तो नदियां वगैरह है, प्लस ये सारे एरिया क्या है, बेसिन ही है इसके। ठीक है, यानी कि जहां तक पानी जो है अमेजोन की पहुंच सकती है वो सारी बेसिन ही कहलाती है। तो आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन जो है लाई करती है कहाँ पे, क्लोज ऑफ इक्वेटर। देखिए अगर ये आपका अर्थ है, तो अर्थ के इक्वेटर, ये मान लीजिए इक्वेटर है, तो इसके आसपास का एरिया क्या होगा, वो आपका ट्रॉपिकल रीजन ही होगा। ठीक है, कैसा रीजन होगा, ट्रॉपिकल रीजन होगा, जो लाई करती है कहाँ, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में आपके, यानी कि यहाँ से यहाँ 10 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, ये 10 डिग्री नॉर्थ में हो गया, ये 10 डिग्री साउथ में हो गया। तो ये क्या है आपका ट्रॉपिकल रीजन है। और इसको आप इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। इक्वेटोरियल रीजन मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी जो है इसी रीजन में आप देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं ये 0 डिग्री जो है आपका यहीं से ही पास हो रहा है। ठीक है, तो आप जो रिवर अमेजोन है वो कहने की फ्लो करती है इसी रीजन में ही। और यहाँ पे नोटिस करेंगे हाउ इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन, किस तरीके से ये अलग अलग माउंटेन्स के बीच में होके गुजरती है और वेस्ट की तरफ जो है पहुंचती है, और रीच करती है कहाँ पे, आपके अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, रीच करती है कहाँ पे, आपके अटलांटिक ओशियन में, कहाँ पे, ईस्ट में। ईस्ट में आपके अटलांटिक ओशियन में जो है ये अलग अलग माउंटेन से होकर गुजरती है, गुजरने के बाद आपके कहाँ गिरती है, आपके अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, ये जो प्लेस है जहां पे रिवर फ्लो करती है, ठीक है, वाटर बॉडी की अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड ए रिवर माउथ, यानी कि यहां से एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी में खाली हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिवर की माउथ होगी। ये क्या हो गया आपका रिवर, रिवर्स माउथ इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज होते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं कि भाई एक नदी से जब अलग अलग नदियां जो निकलती है, अलग अलग नदियां आके जो मिलती है, वो कहीं ना कहीं आपके ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ये होते हैं आपके ट्रिब्यूट, ये जो आके मिल रहे हैं इनको कहेंगे ट्रिब्यूटरीज, और जो अलग हो रहे हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज है वो कहीं ना कहीं अमेजोन रिवर से आके मिल रहे हैं, और उनसे अमेजोन बेसिन जो है बन रहा है। मान लीजिए ये नदी है, ये एक्चुअली मेन नदी तो ये है, ठीक है, लेकिन अलग अलग नदियां यहाँ से यहाँ से यहाँ से आके मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे एरिया क्या हो गए, इसका बेसिन ही कहलाएगा, अमेजोन बेसिन कहलाएगा। ये जो रिवर है, रिवर बेसिन है, यहाँ पे ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, और कुछ पार्ट जो है वेनेजुला का कहीं ना कहीं रिवर बेसिन में आता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं वेनेजुला का कुछ पार्ट आता है, ठीक है, कोलंबिया का पार्ट आता है, इक्वेडोर का होता है, पेरू हो गया आपका, ब्राजील तो है ही, बोलिविया हो गया, ठीक है, और फ्रेंच गुयाना भी कुछ पार्ट जो है वो रखता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन कंट्रीज से कहीं ना कहीं आपके इक्वेटर भी, आप देख सकते हैं किन किन कंट्रीज से आपके इक्वेटर जो है पास हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, जब स्पेनिश एक्सप्लोर कर रहे थे इस चीज को, आपके अमेजोन रिवर को,
तो वो उनके द्वारा क्या हो गया, बहुत सारे जो लोकल ट्राइब्स है उनके द्वारा उनको अटैक किया जा रहा था। आप पढ़ेंगे जब आपके क्लास 11th के जो चैप्टर आएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि अमेजन रिवर्स में कौन कौन सी ट्राइब्स वगैरह रहती थी, वो किस तरह से अटैक करते थे। तो लोकल ट्राइब्स यहाँ पे क्या करते थे, हेड गियर्स पहनते थे, ग्रास के स्कर्ट्स पहनते थे, ताकि दीज पीपल्स रिमेंड देम फियर्स ट्राइब ऑफ वुमेन वॉरियर नॉन एंशिएंट एम्पायर अमेजन, हेंस नेम अमेजन, इसीलिए इनको अमेजन जो है कहा जाता है। तो अमेजन क्यों कहते हैं इसको जरा जानते हैं। देखिए, अमेजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लोग थे, ये जो यहाँ पे इस तरह की लोकल ट्राइब थी, ये क्या थे, पुराने टाइम पे जो रोमन एम्पायर था ना, तो रोमन साम्राज्य के टाइम पे जो महिलाएं वगैरह होती थी, जो वुमेन्स वगैरह होती थी, वो कहीं ना कहीं वॉर करती थी। और वॉर कहीं ना कहीं उनका जो वॉर होता था काफी ज्यादा क्या कैसा होता था, आपकी फियर्स ट्राइब के द्वारा जो है, मतलब महिला योद्धा जो है वो कहीं ना कहीं क्रूर जनजाति से आती थी, यानी कि आपके फियर्स ट्राइब से आती थी। और वो ट्राइब्स काफी ज्यादा फेमस थी, किसके लिए, अमेजोन के नाम से फेमस थी, तो अमेजोन कहा जाता था। ठीक है, इसी के नाम पे जो है इसका नाम अमेजोन जो है रखा गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि मैंने बताया ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ट्रिब्यूटरीज दीज आर दी स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन मेन रिवर्स, यानी कि ये मेन रिवर जा रहा है और उस पर छोटी छोटी नदियां आके क्या हो रही है, मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और जो आगे जाके डेल्टा बनाती है, अलग अलग हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, जो मेन रिवर है वो कहीं ना कहीं सभी ट्रिब्यूटरीज उसमें कहीं ना कहीं ड्रेन करते हैं, और वो एक रिवर बेसिन बनाता है, और उसकी कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन कहो या कैचमेंट एरिया, यानी कि इसका कैचमेंट एरिया कितना है, पकड़, जहां पे बेसिन का पकड़ है वो इतने एरिया में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कैचमेंट एरिया कहेंगे। तो अमेजोन बेसिन जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, कहाँ का, वर्ल्ड का। वर्ल्ड का अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है, तो अमेजोन बेसिन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जरा क्लाइमेट की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अब आप जानते हो, तो अमेजोन बेसिन जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कहाँ पे फैला हुआ है, पूरी इक्वेटर पे फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यानी कि हॉट और वेट क्लाइमेटिक है, और पूरे साल रहती है, हॉट भी रहती है और गीला भी रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इक्वेटर में, इक्वेटर है तो यहाँ पे सन की रेज जो है, इंसोलेशन वगैरह, इंसोलेशन के बारे में मैंने पहले बता रखा है, तो इंसोलेशन सबसे ज्यादा गिरेगा, सबसे ज्यादा गिरेगा तो यहाँ पे इवोपरेशन की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब इवोपरेशन ज्यादा होगा तो यहाँ पे बारिश भी काफी ज्यादा होगी ही होगी। ठीक है, इवोपरेशन ज्यादा तो वहां पे बारिश भी ज्यादा ही होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे हॉट क्लाइमेट रहती है, और वेट क्लाइमेट कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरे साल भर जो है रहती है, यानी कि सुबह तक पानी जो है ऊपर उठा और शाम तक पूरा बरस गया। ठीक है, तो दोनों ही दिन रात ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं आपके हॉट और ह्यूमिड से। ठीक है, जो स्किन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चिपचिपी फील होती है, और इसका जो रेन है ऑलमोस्ट हर दिन कहीं ना कहीं इसका बरसात जो है होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं दैट टू विदाउट मच वार्मिंग। ठीक है, द टेम्परेचर जो होती है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर रात के टाइम पे देखें, जो टेम्परेचर है वो एकदम से गिर भी जाती है, और ह्यूमिडिटी जो है वो भी हाई रहती है, लेकिन ह्यूमिडिटी हाई रहती है। ध्यान रखना क्या होता है, अगर दिन के टाइम पे अगर देखा जाए, जो टेम्परेचर होगी वो क्या होगी, हाई होगी, और ह्यूमिडिटी कैसी होगी, ह्यूमिडिटी भी हाई होगी। ठीक है, वहीं नाइट के टाइम पे देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो हाई रहेगी। और ह्यूमिडिटी के बारे में पता है कि आप जो वाटर है कहीं ना कहीं सराउंडिंग में जो रहना होता है, वाटर की जो कैपेसिटी है सराउंडिंग में रहना, वही ह्यूमिडिटी को बनाती है। ठीक है, आगे हम बात भी करेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं रेन फॉरेस्ट के बारे में। रेन फॉरेस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे रेन जो है काफी ज्यादा मात्रा में होता है इस रीजन में, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा घने भी होते हैं और उगते भी है। ये जो फॉरेस्ट है इनका जो वास्तव में ये बताया जाता है, ये जो थिक होने का, कि भाई यहाँ पे डेंस रूफ यहाँ पे क्रिएटेड होता है, किसके कारण से, लीव्स के कारण। देखिए कैसे, यहाँ पे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इस तरह से पेड़ है, तो ये ऑब्वियसली बात है, इनके जो फॉरेस्ट है ये अगर इतने ज्यादा घने होंगे तो क्या सनलाइट जो आनी थी क्या वो नीचे तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो डेंस रूफ के होते हैं। ठीक है, और इनकी ब्रांचेस जो है वो कहीं ना कहीं सनलाइट को
नीचे तक अलाउ नहीं कर पाते हैं। जो सनलाइट है नीचे आनी थी वो कहीं न कहीं आ नहीं पाते हैं। सनलाइट आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे जो पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डेंस है। जो ग्राउंड है, अब यहाँ पे धूप तो पड़ती नहीं है तो इसका ग्राउंड कैसा हो गया, काफ़ी ज़्यादा डार्क रहता है और काफ़ी ज़्यादा डैम्प रहता है। और डार्क रहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ह्यूमस की जो मात्रा होती है, यानी कि आप कह सकते हो जो उपजाऊता होता है, यानी कि मिट्टी में जो उपजाऊ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ के पत्ते क्या होते हैं, एकदम से गिरते हैं, गिरने के बाद वो जमीन पे क्या होते हैं, दबते हैं, दबने के कारण से वो ह्यूमस बन जाते हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कहीं ना कहीं जमीन को काफ़ी जल्दी मिल भी जाता है। तो केवल जो सेड टॉलरेंट वेजिटेशन होते हैं वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। ऐसा जो कि सेड टॉलरेंट का मतलब जो कि ऐसे पौधे, वो पौधे उग सकते हैं जो छाया को जो है संभाल सकते हैं। उनको धूप की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पौधे जिनको धूप की ज़रूरत नहीं है, बट धूप तो चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन वो जो छाया वगैरह हो, छाँव वगैरह हो, तो वो पौधे जो है यहाँ पे ज़्यादातर उगते हैं। जैसे कि ऑर्चिड वगैरह हो गया, ब्रोमेलियास हो गया, ठीक है? ये कहीं न कहीं ग्रो एज़ अ प्लांट पैरासिटिसाइड्स के रूप में। पैरासिटिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे पत्ते गिर जाएँगे तो उनको कहीं न कहीं खाना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लांट पैरासाइट्स यहाँ पे जो है मिलते हैं। रेन फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोना भी हमें देखने को मिलता है। फ़ोना फ़ोना मतलब क्या होता है? फ़ोना का मतलब एनिमल, फ्लोरा का मतलब फ्लावर, ठीक है? तो फ़ोना जैसे कि बर्ड्स हो गए, बर्ड्स में जैसे टोकन हो गए, ठीक है? टोकन आप ये देख सकते हैं, ये टोकन है, ठीक है? इस तरीके के या हमिंग बर्ड्स वगैरह, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज़, ठीक है? जहाँ पे ब्रिलिएंट उसके जो फीदर्स वगैरह होते हैं, प्लमेज होते हैं, यानी कि पंख वगैरह जो होते हैं वो कलर्ड पंख होते हैं, ठीक है? और ओवरसाइज़ बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट बर्ड्स, ठीक है? वी कॉमनली सी इन इंडिया, जो इसको हम लोग कॉमनली, जिनको हम लोग इंडिया में देखते हैं। ये जो बर्ड्स है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा साउंड भी करती है, इन फॉरेस्ट में रहते हुए काफी ज्यादा साउंड करती है। एनिमल्स की अगर बात की जाए तो एनिमल्स में मंकी देखने को मिलते हैं, स्लोथ देखने को मिलते हैं, एंट ईटर जैसे टपायर, टपायर ये देख सकते हैं, टपायर, ठीक है? ये कहीं ना कहीं इन जंगलों में पाया जाता है। और बहुत सारी स्पीसीज जैसे कि रेप्टाइल्स वगैरह हो गया, रेप्टाइल्स में आपको स्नेक देखने को मिल सकते हैं, इन जंगलों में मिलते हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन, ये कहीं ना कहीं भरे पड़े हैं। वहीं एनाकोंडा और बोआ जैसी कंस्ट्रक्टर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पीसीज जो है पाए जाते हैं। ये जो बेसिन है, इनमें कहीं ना कहीं थाउजेंड ऑफ स्पीसीज कहीं ना कहीं इंसेक्ट भी यहाँ पे रहते हैं। और बहुत सारी स्पीसीज जैसे कि आपके फिशेस के भी देखने को मिलते हैं, जो कि फ्लेश ईटिंग होती है, यानी कि जो मांस वगैरह खाती है, ऐसी फिशेस होती है, जैसे पिराना मछली हो गया, ठीक है, जो कि नदियों में पाए जाते हैं। ये जो बेसिन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच वेराइटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है? अगर मैं ब्रोमेलिडा की बात करूँ तो एक स्पेशल प्लांट है जो कि वाटर को स्टोर करती है अपनी किसमें, लीव्स के अंदर में। एनिमल्स जैसे कि आपके फ्रॉग हो गए, वो यूज करते हैं इस पॉकेट्स ऑफ वाटर को, जहाँ पे वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इस तरीके के वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो गया और वहां पे आके फ्रॉग्स क्या करेंगे, अंडे अपना देंगे, ठीक है? चलिए, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के लोग कैसे हैं? देखिए, जब लोगों की बात की जाए तो लोग यहाँ पे अपने खाने के लिए छोटे छोटे एरिया को क्या करते हैं, क्लियरिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ताकि वहां पे जो पेड़ वगैरह है वो ठीक तरीके से उग सके और उनको खाना जो है मिल सके। जब आदमी यहाँ पे शिकार पे जाते हैं या मछली पकड़ने के लिए जाते हैं नदियों में, तो वुमेन्स यहाँ पे अक्सर क्या करती है, जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं उनकी देखभाल करती है। मेनली वो क्या करते हैं, क्या उगाते हैं, टैपिको। एपिको इस तरीके के एक शकरकंद टाइप के जो है फल होते हैं, सब्जी होता है, उसको उगाते हैं। पाइनएप्पल उगाते हैं, स्वीट पोटैटो यहाँ पे उगाते हैं। जैसे कि हंटिंग या फिशिंग जो है वो अनसर्टेन, ठीक है, हमेशा नहीं होती है। इट इज द वुमेन हु कीप देयर फैमिली अलाइव बाय फीडिंग देम वेजिटेबल्स दे ग्रो। तो भाई हमेशा तो भाई हंटिंग कर नहीं सकते, फिशिंग कर नहीं सकते, तो यहाँ पे वुमेन्स क्या करती है, अपने घरों को चलाने के लिए वहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह जो है उगाती है, ठीक है? यहाँ पे अगर प्रैक्टिस की बात की जाए, कौन सी खेती की जाती है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि जो कि हम लोग कहते हैं झूम खेती जिसको कहते हैं ना, जहाँ पे एक जगह उगाया और उगाने के बाद वहाँ 1-2 साल तक खेती की है और उसके बाद उस खेती को जला के, मतलब जैसी से जो भी चीज़ें हमें उगानी थी वो मिल गया, उसको क्या कर दिया हमने, उस एरिया को आग लगा दिया। आग लगाने के बाद उसको 2-3 साल के लिए और छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह जाके खेती करते हैं। तो स्लैश एंड बर्निंग जो है एग्रीकल्चर इस एरिया में होता है, ठीक है? अगर बात की जाए, जो स्टेपल फूड है वो है मेनोइक। मेनोइक जो है यहाँ पे स्टेपल फूड है, ठीक है, जिसको कसावा भी कहा जाता है। वो कहीं ना कहीं पटेटो की तरह, यानी ग्राउंड जमीन के अंदर ही उगता है,
ये टैपिको और जो मनाइको होते हैं वो सब एक ही तरह के प्रजाति है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स और एग सैक को भी खाते हैं, ठीक है। क्रैश क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं जैसे कि कॉफी हो गए, मेज हो गए, कोको हो गए, ये सब चीजें भी यहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। जो रेन फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वुड प्रोवाइड करती है घरों के लिए, ठीक है। कुछ फैमिलीज तो क्या करते हैं, कच्चे हाउस में रहते हैं, तो वो कच्चे हाउस का इस्तेमाल जो है कैसे बनाते हैं, अपने इन लकड़ियों का इस्तेमाल करके, ठीक है। और उनके घर कैसे दिखते हैं, एक बिहाइव की तरह, यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसकी तरह जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे हाउस होते हैं जिसके मेलोका कहा जाता है, मलौका, मलौका, इस तरीके के लंबे चौड़े हाउस होते थे और उसके अंदर जो है रहते हैं, ठीक है। और ये स्टीपली स्लैंटिंग रूफ होती है, इनकी रूफ कैसी होती है, ऐसी स्लैंटिंग टाइप की होती है ताकि पानी यहाँ पे रुके ना, क्योंकि बरसात यहाँ पे ज्यादा होती है, रेन फॉरेस्ट है, तो बरसात ज्यादा होगी, बरसात ज्यादा होगी तो पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा ना होने के लिए यहाँ पे घरों को जो है वो स्टीप स्लैंटिंग बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ कैसी होती है लोगों की। लाइफ जो है लोगों की अमेजोन बेसिन में बहुत ही धीरे धीरे चेंजिंग होगी, ठीक है। अगर पुराने दिनों की बात की जाए तो फॉरेस्ट जो है वो इन्हें की ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली नेविगेटिंग द रिवर, यानी कि अगर हमें पुराने दिनों में अगर पहुंचना है कहीं पे फॉरेस्ट के थ्रू तो हमें नदियों के सहारे जो है नेविगेटिंग लेनी पड़ती है, नदियों का सहारा लेते हुए हमें पहुंचना। 1970 के टाइम पे जो ट्रांस अमेजन हाईवे बना था, सभी पार्ट जो कि रेन फॉरेस्ट को एक्सेसिबल कहीं ना कहीं ये करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जो है वो अलग अलग जगह पे पहुंचने के लिए हेल्पफुल करते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंडिजिनियस यहाँ के जो लोकल लोग पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफी ज्यादा रहते हैं, पुश आउट किया गया है फ्रॉम द एरिया, एंड उनको बाहर निकाल के, पहले जो रहते थे उनको उस जगह से हटाया गया, हटा के दूसरे नई जगह पे भी जो है सेटल किया गया है, ठीक है। जहाँ पे वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, इन तरह की इस तरीके की जो फार्मिंग वगैरह है प्रैक्टिस करते थे, उन चीजों को प्रैक्टिस जो है नुकसान भी होती है क्योंकि उनको हटा के अगर ये करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, जहाँ पे वो डिस्टिंक्ट वे फार्मिंग की प्रैक्टिस करते थे, उनका कहीं ना कहीं आपने क्या किया, वो घर तोड़ रहे हो तो नुकसान भी होता है, यानी कि लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर बात करें डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बारे में, देखिए जैसी जैसी डेवलपमेंट होती जा रही है कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे क्या कर रही है, आपके बायोलॉजिकल जो डाइवर्स डाइवर्स देखने को मिलता है रेन फॉरेस्ट की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि आप जब एक के अंदर डेवलपमेंट करना चाहोगे किसी एरिया में, तो वहाँ की जो अच्छी अच्छी चीजों को पहले क्या करोगे, आप नुकसान करोगे। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि भाई जो रेन फॉरेस्ट का लार्ज एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर साल दर साल क्या हो रहा है, अमेजोन बेसिन से गायब होते जा रहे हैं। और आप देखोगे जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का वो काफी ज्यादा वाइडर इम्प्लीकेशन में होते जा रहा है। ये पहले कितना था, ठीक है, पहले आप देख सकते हो पहले कितना था फॉरेस्ट, वो धीरे धीरे फॉरेस्ट जो है कम होते चला गया, अब फॉरेस्ट जो है इतना रह गया, तो इस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन होता हुआ जा रहा है, ठीक है। जो टॉप सॉइल है यानी कि जो ऊपर की मिट्टी है, जिसको क्या करते थे, पेड़ जो है पकड़ के रखते थे ऊपर की मिट्टी को, अब पेड़ ही कट गए तो ऊपर की मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पाएंगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वॉस्ट अवे हो जा रहे हैं, मतलब बह के अलग अलग तरीके से, यानी कि रेनफॉल के तरीके से वो बह के आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा बैरन लैंडस्केप में कन्वर्ट होती हुई जा रही है, ठीक है। अब देखिए स्लैश एंड बर्न की बात करते हैं, ये एक तरह का कल्टीवेटिंग लैंड है जहां पे फार्मर क्या करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, एक लैंड है उसको क्लियर किए, क्लियर करने के बाद वहां पे बाय द स्लेसिंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बुशेस, और उसके बाद उनको क्या करते थे, जला देते थे ताकि उनके अंदर न्यूट्रिशन जो है क्या आ जाए, वापिस सॉइल के अंदर मिल जाए। अब जो है क्रॉप जो है, जो नई क्रॉप है कुछ सालों के लिए उसको छोड़ देते थे क्लियरली, ठीक है। आफ्टर रिपीटली यूजिंग पैचेस ऑफ लैंड, इसी तरीके के पैचेस ऑफ लैंड को अलग अलग जगह पे यूज करते थे, पहले उगाते थे, फसल उगाते थे, उगाने के बाद उसको काटते थे, काटने के बाद उसको जलाते थे ताकि उसमें फिर से न्यूट्रिशन की मात्रा जो है आ जाए। इस तरीके के पैचेस पे वो क्या करते थे, रिपीटली यूज करते थे और सॉइल कहीं ना कहीं लूज करते थे अपनी न्यूट्रिशन को, ठीक है। इससे क्या होती थी, देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ द लैंड टू द प्लांट, इससे उनको न्यूट्रिशन भी मिलता था और प्लस वो दूसरे प्लॉट पे एक नए पौधे को उगाते थे, ठीक है। उसी टाइम यंग ट्रीज जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ओल्ड फील्ड में, जो पुराने फील्ड में उगते थे, और इस तरीके से जो सॉइल की फर्टाइल है फिर से रिस्टोर हो जाती है और लोग जो है फिर वापस उस जगह पे आके फिर से अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करते थे, ठीक है।
तो ये था आपके स्लैश एंड बर्न। आगे बात करें, अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन की लाइफ कैसी थी, यानी कि इंडिया की जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की या ब्रह्मपुत्र रिवर की, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है बनाते हैं। कहाँ पे, आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये जो बेसिन है कहाँ लाई करता है, आपके सब ट्रॉपिक रीजन, जिसको हम लोग कहते हैं 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन ही कहलाता है, यानी कि 23 से, जैसे मान लीजिए ये तो आपका ट्रॉपिकल एरिया आ गया 23 तक। ठीक है, लगभग लगभग वैसे ही आ जाता है। और उसके बाद यहाँ से जस्ट थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, 66 तक भी नहीं जाने की जरूरत है, बस इतने एरिया को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रॉपिकल जो है, सब ट्रॉपिकल रीजन जो है कहते हैं। यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा की, जैसे कि घाघरा हो गए, सोन हो गए, चंबल हो गए, गंडक हो गए, कोसी हो गए, ये सब ट्रिब्यूटरीज कहीं ना कहीं दिखती है। और इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र ड्रेन में जो है, एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन, उसके बाद उसको फिर ड्रेन की किसके साथ हो जाता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा आगे आकर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए, कुछ ट्रिब्यूटरीज आप ब्रह्मपुत्र के भी देख सकते हैं जो इधर इधर से निकलते हैं। ठीक है, तो प्लेन ऑफ गंगा, जहां पे गंगा जिस प्लेन से गुजरती है, एंड जो ब्रह्मपुत्र है वहां पे कहीं ना कहीं माउंटेन्स और फुटहिल्स कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और किसके, हिमालय के फुटहिल्स हो गए, और वो आगे जाके सुंदरबन डेल्टा, जो कि मेन फीचर है अब इस बेसिन का। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सबो लेक देखने को मिलेगा। ऑक्सबो लेक कैसे कहते हैं, जैसे ये एक नदी जा रही है और नदी ने क्या किया, अपना कोर्स जो है धीरे धीरे चेंज कर दिया। यहाँ से मान लीजिए कोर्स अपना चेंज किया, यहाँ से कोर्स जो है इस तरीके से मुड़ गया। तो यहाँ पे जो एक क्या हो गया, इसको ऐसे ना, मान लीजिए ये एक नदी जो है इस तरीके से मेंडरिंग करके चल रहा है। अब यहाँ पे इस नदी ने क्या किया, अपना कोर्स जो है चेंज किया। पहले वो इस तरह जा रहे थे, अब ये इस तरह से जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया, कट गया। अब कट गया तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है बन गया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में यहाँ पे पानी होगी, यहाँ पे पानी होगी, और ये क्या हो गया, एक ऑक्सबो लेक जो है बन गया। ठीक है, तो प्लेन एरिया में काफी ज्यादा ऑक्सबो लेक देखने को मिलते हैं। जो ये एरिया है कहीं ना कहीं, यहाँ जो पानी आती है वो मानसून क्लाइमेट की वजह से आती है, जो डोमिनेट करते हैं, यानी कि बरसात का पानी आएगा तब यहाँ पे क्या होंगे, पानी सबसे ज्यादा होगा। और ये मानसून जो है काफी ज्यादा रेन लेके आती है, और कब के टाइम पे, जून से लेके मिड सितंबर के बीच में। यहाँ पे समर जो रहता है वो काफी ज्यादा हॉट रहता है, और विंटर जो है वो काफी ज्यादा कूल रहता है। रिवर ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या क्या कहते हैं। ठीक है, चाइना में कुछ और कहते हैं, भूटान की तरफ जाओगे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो और कुछ नाम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग, और बांग्लादेश की तरफ जाओगे तो कुछ और नाम कहते हैं। ठीक है, तो जो बेसिन है इस एरिया की, वो कहीं ना कहीं अलग अलग इनकी टोपोग्राफी दिखती है। टोपोग्राफी मतलब क्या है, यहाँ पे पहाड़ कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई प्लेन एरिया है, कहीं पे गड्ढे हैं, तो ये टोपोग्राफी ही कहलाती है। इनकी जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट रोल निभाती है, प्ले करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन करती है यहाँ लोगों को। ठीक है, इनकी जो इन्वायरमेंट की वजह से, इनकी इन्वायरमेंट अलग अलग होने की वजह से ही यहाँ क्या होते हैं, डोमिनेटेड होते हैं। जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे काफी ज्यादा हमें स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, और जो टेरेन है यानी कि रास्ता वगैरह है वो काफी ही नॉपिटल रूप से देखने को मिलता है, यानी कि सही तरीके का रास्ता जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पे माउंटेन एरिया में अगर बात की जाए, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में लोग जो है कम रहते हैं। जो प्लेन एरिया है वह ऑलमोस्ट सुइटेबल है लैंड के लिए, जो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, तो यहाँ पे लोग आप देख सकते हो ज्यादा रहते हैं। जो यहाँ की सॉइल होती है वो काफी ज्यादा फर्टाइल भी होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, लोगों की एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे फ्लैट लैंड भी अवेलेबल है, जिससे कि वो अपनी क्रॉप को उगा सकते हैं। ठीक है, अगर डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, इसका मतलब एक एरिया में, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग जो है रहते हैं, वो आपकी डेंसिटी कहलाती है। जैसे उत्तराखंड की बात करें 189 होती है डेंसिटी, और बंगाल के मुकाबले, बंगाल में कितनी, 1029। वहीं बिहार की बात करें 1102, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो इसके जो मेन क्रॉप है वो क्या है, आपका पैडी है। ठीक है,
जब कल्टीवेशन की जाती है पेडी को, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि वो इन एरिया में उग सके, और यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होती है, जिसके वजह से क्या होती है, यहाँ पे पेडी आराम से उगाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे कि वीट हो गए, मेज हो गए, सोरगुम हो गए, ग्राम हो गए, माइलेट हो गए, ये सारे क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप्स की बात की जाए तो जैसे कि शुगर कैन हो गए, जूट हो गए, यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। बनाना प्लांटेशन भी देखने को मिलते हैं कुछ प्लेन एरिया में। वेस्ट बंगाल और असम के टीज जो है वो कहीं ना कहीं प्लांटेशन पौधे होते हैं, ठीक है। सिल्क जो है वो भी प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, आपके बिहार और असम के एरिया में सिल्क वॉर्म से कल्टीवेशन किए जाते हैं, ठीक है। और माउंटेन्स हिली एरिया है जहाँ पे स्लोप जो है थोड़ी सी जेंटली होती है, तो वहाँ पे जो हमें क्रॉप्स उगते हैं वो टेरेस के फॉर्म में, इस तरीके के टेरेस के फॉर्म में दिखते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जो वेजिटेशन है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, वो इन एरिया को अपने हिसाब से जो है कवर करती है। वहाँ के लैंड फॉर्म के हिसाब से किस तरीके के लैंड फॉर्म है, उसी तरीके के आपको वेजिटेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात की जाए प्लेन एरिया में, तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया आता है, और यहाँ पे डेसिडियस यानी कि जो अपने पेड़ पत्ते गिराते हैं वैसे पौधे जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको तीक, साल और पीपल जैसे पेड़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए थिक बाम्बू ग्रुप्स की, तो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में काफी ज्यादा कॉमन है, ठीक है। डेल्टा एरिया की बात करें तो यहाँ पे कवर होती है मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। डेल्टा एरिया में सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स फॉरेस्ट देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए, ठीक है। ऐसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे आपको कॉनिफेरस ट्रीज जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे पाइन, देवदार और फिर जैसे पौधे मिलेंगे, जो कि यहाँ पे क्लाइमेट कूल है, और यहाँ पे स्लोप जो है थोड़ी सी स्टीप है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इन बेसिन्स में वाइल्ड लाइफ की वेराइटी देखने को मिलेगी, जैसे एलिफेंट्स हो गए, टाइगर हो गए, डियर हो गए, मंकी हो गए, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। एक सिंग वाले जो राइनोसोरस है वो कहीं ना कहीं आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा अगर देखेंगे आप असम के रीजन में कांजीरंगा, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर जो है यहाँ पाए जाते हैं आपके ब्रह्मपुत्र एरिया में, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ जो है वो काफी ज्यादा अबाउंड्स है आपकी, क्योंकि फ्रेश वाटर वाटर है, और लेक्स है, और बे ऑफ बंगाल सीज जो है आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेराइटी फिश है, जैसे कि आपके रोहू हो गया, कटला हो गया, हिल्सा हो गया, इस तरीके की फिश जो है यहाँ पे वेराइटी देखने को मिलेगा। मछली और चावल जो है यहाँ की स्टेपल फूड है, जो इस एरिया में रहते हैं, ब्रह्मपुत्र के एरिया में रहते हैं, तो मछली चावल ज्यादातर खाते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, कलेक्ट सम हैंडक्राफ्ट मेड फ्रॉम जूट, बैम्बू, सिल्क, डिस्प्ले देन दी क्लास। आप इसको क्लास वगैरह में या फिर जूट वगैरह, बैम्बू वगैरह, क्यों, क्योंकि ये इन एरिया में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल एरिया हो गया, असम एरिया हो गया, तो इनमें सबसे ज्यादा यही चीजें जो है पाए जाते हैं। आपके बिहार हो गया, सिल्क पाए जाते हैं असम और बिहार में, जूट आपके वेस्ट बंगाल, ठीक है, और बैम्बू आपके असम में पाए जाते हैं, जो थोड़ी सी पहाड़ी एरिया होती है वहां पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। टेरेस जो है वो थोड़ी स्टीप स्लोप पे बनाई जाती है, जहां पे फ्लैट सरफेस जो है, फ्लैट सरफेस बनाकर क्या किया जाता है, इस पे क्रॉप जो है उगाया जाता है। ये जो स्लोप है इनको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि वाटर जो है तेजी से क्या होता है, नीचे ना आए। अगर तेजी से वाटर नीचे आएगा तो क्या होगा, उससे जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं नीचे चले जाएगी, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट करके काट के फ्लैट कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेश वाटर की बात करें, जैसे कि गंगा रिवर हो गया या रिवर ब्रह्मपुत्र हो गया, तो यहाँ पे वेराइटी देखने को मिलती है किसकी, डॉल्फिन की। जैसे सुसु डॉल्फिन, जिसका नाम, जिसको हम लोग ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ये जो प्रेजेंस है सुसु डॉल्फिन की, वो इंडिकेट करते हैं कि वो रिवर कितना हेल्दी है। अगर रिवर हेल्दी होगा तभी ये जो आपके डॉल्फिन है, ब्लाइंड डॉल्फिन, वो मिलते हैं। जो ये अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल हो गए या फिर अर्बन वेस्टेज हो गए, वो कहीं ना कहीं केमिकल को ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसके कारण से यहाँ की स्पीसीज जो है ज्यादातर नुकसान होती है, ठीक है। लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एक केस स्टडी बताया गया, क्या बताया गया, विनोद एक मछली वाला है, ठीक है, फिशरमैन है, जो कि कहाँ रहता है, मटवाली माओ विलेज में रहता है, जो कि बिहार में है। वो काफी ज्यादा अपनी लाइफ से खुश है, ठीक है। उसकी जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं, फिशरमैन है तो उसके साथ अलग अलग लोग भी काम करते हैं, जैसे रविंद्र हो गया, किशोर हो गया, राजीव हो गया, और दूसरे बहुत सारे, ठीक है। वो अपनी माओ या फिर ऑक्सबो लेक को क्लीन भी करता रहता है, ताकि वो वहाँ पे अलग अलग तरह की वेराइटी ऑफ मछली की
जो मछलियों की वैरायटी है उनको क्या क्या कर सकें, कल्टीवेट कर सकें। लोकल वीड्स, यहाँ पे लोकल वीड्स है जैसे कि बर्निलीरा, हाइड्रिला जिसको कहते हैं, वो लेक के पास उगा हुआ है, ठीक है, जो फिश के लिए खाना बन जाता है। यहाँ पे लैंड्स जो है चारों तरफ है और लेक जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, वो उसके आसपास जो है पैडी वगैरह हो गया, मेज हो गया, पल्सेस वगैरह हो गया, इन फील्ड में उगाता है। इसके साथ साथ जो बफेलो है वो वहाँ पे यूज करता है प्लॉइंग करने के लिए, ठीक है। जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और उसको काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ भी मिल जाता है रिवर से और उसको खाने के लिए मिल जाता है और उसके साथ साथ इनफ फिश है ताकि वो उसको बेच सके मार्केट में, ठीक है। तो वो अपने अड़ोसी पड़ोसियों में भी सप्लाई करता रहता है गाँव में, ठीक है। वहाँ पे अगर बात की जाए वो जो कम्युनिटी है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्मनी तरीके से रहती है नेचर के साथ, ठीक है। एज लॉन्ग एज पॉल्यूटेंट फ्रॉम द नियर बाई टाउन्स, जो कि अगर नियर बाई टाउन से आता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होती है, तो वो उसकी सफाई वगैरह भी करते रहते हैं। जो फिश है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खतरा हो जाता है जब ये नियर बाई टाउन से पॉल्यूशन कहीं ना कहीं इसमें आता है। तो अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की। तो प्लेन में यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े टाउन्स है, सिटीज है। ये जो सिटीज में आपके इलाहाबाद आगे, कानपुर आगे, वाराणसी आगे, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 10 लाख से ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन यहाँ पे रिवर गंगा के पास रहती है। जो वेस्ट वाटर है, जहाँ कहाँ से आती है, टाउन से या इंडस्ट्री से, वो कहीं ना कहीं इन रिवर में डिस्चार्ज की जाती है, जिसके वजह से जो नदियों का पॉल्यूशन लेवल है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो चारों तरीके से 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो वेल डेवलप है यहाँ पे आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, ठीक है। प्लेन एरिया में अगर बात की जाए तो रोडवेज और रेलवे ट्रांसपोर्ट है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को लेके जाती है। वाटरवेज है जो इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि रिवर के साथ चलती है। वहीं अगर कलकत्ता की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है रिवर हुगली पे, ठीक है। जो प्लेन एरिया है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी है, ठीक है। टूरिज्म जो है एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है इस बेसिन पे। ताजमहल देख सकते हैं रिवर ऑफ यमुना की रिवर में, आगरा में। इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ पे गंगा और यमुना मिलती है। बुद्धिस्ट स्तूपा देखने को मिलते हैं टूरिज्म के हिसाब से बिहार में और उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में इमामबाड़ा, ठीक है। असम में कांजीरंगा, मानस, इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल कल्चर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप वहाँ पे विजिट जब करोगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसमें हमने बात की है किसके बारे में, ह्यूमन इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के बारे में, किस तरीके से ह्यूमन जो है इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। चलिए, तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।